Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video we are going to discuss cycle of erosion given by William Morris Davies. So before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So let us first see the introduction of William Morris Davies. So जो आपके विलियम मॉरिस डेविस हैं, ही वॉज अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन जो है दिया है, इसमें एक रिवर का लाइफ साइकिल भी बताते हैं कि किस तरह से जो है वो स्टेजेस में पास करती है थ्रू आउट लाइफ। और फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन इन्होंने रिवर को यहाँ पे कंसिड्रेशन में लिया है, इसलिए फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन इसको कहते हैं। और 1899 में इन्होंने ये दिया था मॉडल। और इनकी जो अप्रोच है वो काफ़ी फील्ड ऑब्जर्वेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा, और हिस्टोरिकल अप्रोच है। और आपके जो विलियम मॉरिस डेविस है, ये टाइम डिपेंडेंट मॉडल है इनका। बाकी हम जो है इसमें आगे देखेंगे कि जो जोग्राफिकल साइकिल है, पहले तो बात ये आती है कि जोग्राफिकल साइकिल होता क्या है। तो जो विलियम मॉरिस डेविस है उनके अकॉर्डिंग जोग्राफिकल साइकिल एक पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यूरिंग विच अपलिफ्टेड लैंड मास undergoes its transformation by the process of land sculpture ending into low featureless plain known as penny plain। तो जो आपके विलियम मॉरिस डेविस है उनके अकॉर्डिंग जोग्राफिकल साइकिल क्या है, जब कोई भी एक लैंड फॉर्म राइट एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता है, यानी कि पहले वो जो है वो लैंड फॉर्म जो होता है आपका अपलिफ्ट होता है राइट। जैसे मानो ये आपका मटेरियल है, यहाँ से अपलिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ राइट, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, अब फिर उसके बाद दोबारा जो है ये एक प्लेन बन गया। तो ये जो साइकिल है पूरा राइट, इसको जो है जोग्राफिकल साइकिल कहा इन्होंने। ये अपलिफ्टमेंट से लेकर जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अगेन पेनी प्लेन में, तो ये पूरा एक साइकिल बनता है, इसी को इन्होंने जोग्राफिकल साइकिल कहा आम भाषा में। और जो इन्होंने माना कि जो लैंडस्केप है वो फंक्शन है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का, जिसको कि ट्राई ऑफ डेविस भी कहते हैं। कि स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसमें कुछ प्रोसेस है जैसे कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, वो टाइम वो जो है वर्क करती हैं। और तीसरा कंसिडर करते हैं टाइम, कि टाइम फ्रेम के अंदर, एक टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो ये आपका एग्जांपल भी है, यहाँ पे देख सकती हैं आप कि जो एक जो लैंडफॉर्म है वो अपलिफ्ट करता है, फिर वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता है, और लास्ट में जो है दोबारा जहाँ था प्लेन, दोबारा उसी में जो है वो वही रूप ले लेता है। नाउ कमिंग टू जो सरफेस है, आपको पता होना चाहिए कि सरफेस को दो जो फोर्सेस है मेनली अफेक्ट करती हैं राइट। एक है आपका एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरी है आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स वो फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं, और इसकी वजह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट होती हैं। एंड जो आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, इनकी वजह से जैसे वोल्केनो है वो एक मेजर कॉज रहता है, अर्थक्वेक है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही होते हैं। फिर दूसरा जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, ये फोर्सेस हैं जो अर्थ की सरफेस पर ओरिजिनेट होती हैं। जैसे आप इरोजन देखते हैं वो अर्थ सरफेस पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो चीज़ें हैं जो सरफेस पे होती हैं, जिनके एजेंट सरफेस पे मौजूद होते हैं, उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इसमें जो आप देखेंगे बेसिकली एंडोजेनेटिक फोर्स का काफ़ी रोल रहता है आपके इस साइकिल में। हालांकि उतना ज़्यादा एम्फेसिस डेविस इसको नहीं देते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स को, जबकि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इस मॉडल में रहता है एंडोजेनेटिक फोर्स का। पहले मैं आपको मॉडल समझा देती हूँ, फिर हम इनको स्टेजेस में जो है वो देखेंगे। पहले देखिए आप जो है यूथफुल स्टेज है, जैसे इंसान की लाइफ होती है राइट। अगर आप चाइल्डहुड को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देंगे, या चाइल्डहुड को और यूथ को अगर आप मिला लेंगे, तो यूथफुल स्टेज होती है ह्यूमन लाइफ में भी, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर ओल्ड एज आती है राइट। उसी तरह से
जो आपके डेविस हैं, इन्होंने जो है वो फ्लूवियल साइकिल, जो आपका रिवर का साइकिल है, किस तरह से जो नदियाँ का साइकिल होता है, किस तरह का इसका कंट्रीब्यूशन है लैंडफॉर्म्स के बनने में, इसको इरोड करने में, राइट। तो वो बताती हैं कि ये 3 स्टेजेस से जाता है कोई भी लैंडफॉर्म। पहला यूथ है, दूसरा मैच्योरिटी है और तीसरा ओल्ड एज है। ना पहले जब हम यूथ की बात करते हैं, आपको पता है जैसे बाय एनर्जी जो ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, जब यूथ अपनी यूथ स्टेज में होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो आप इस स्टेज में अगर आप देखोगे कि जब अपलिफ्टमेंट हो जाता है आपका पूरा लैंडफॉर्म का, डेविस यही कहते हैं कि पहले पूरा का पूरा जो ये जो मास है वो अपलिफ्ट होगा। अपलिफ्टमेंट जब हो जाएगा उसके बाद इरोजन स्टार्ट होगा। इनकी ये एक नेगेटिव जो है ये पॉइंट भी है, जिनको कि काफ़ी जो साइंटिस्ट है इसको काफ़ी जो है रिजेक्ट करते हैं। तो ये इनका ये मानना होता है कि पहले अपलिफ्टमेंट हो जाता है, जैसे ही अपलिफ्टमेंट हो जाता है उसके बाद जाके इरोजन होता है। तो देखिए आप यूथफुल स्टेज में जब अपलिफ्टमेंट होता है यहाँ पे, तो यूथफुल स्टेज में जो नदी होगी वो अपने फुल पोटेंशियल में होगी नदी उस वक्त। अगर आप देखें तो इसमें जो मेनली जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि जहाँ पे यहाँ जो आपका ये कर्व है ना, अपर कर्व, यूसी का मतलब है यहाँ पे अपर कर्व, राइट। जो आपकी अपर कर्व है यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ अभी जो है वो यंग होती है, छोटी छोटी होती हैं और दूर दूर होती हैं, तो यहाँ पानी कम होता है, वॉल्यूम कम होता है नदियों का। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे जो है टाइम के साथ लोअर लेवल पे आएंगी, बहुत सारी नदियाँ जो है ज्वाइन करेंगी एक दूसरे को, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा इसी यूथफुल स्टेज में ही। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा होगा और आप यहाँ पे देखते होंगे ये जो स्लोप है ये काफ़ी स्टीप है यूथफुल स्टेज में, राइट। स्टीप जो है, स्लोप है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी जो होती है रिवर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से जो है वी शेप्ड वैली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वी शेप्ड वैली जो है वो आपकी जो रिवर है वो बनाती है, जिसमें आपकी गॉर्ज एंड कैनियन बनती है, राइट। क्योंकि नदी का पानी बहुत ज़्यादा होती है, हाइट होती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो बोल्डर्स होते हैं काफ़ी उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इरोजन भी ज़्यादा होता है इस स्टेज पे, राइट। बाकी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए। दूसरा हमारे आता है मैच्योरिटी, राइट। मैच्योरिटी में क्या होता है, अब क्या होता है जो नदियाँ हैं वो आपके प्लेन की तरफ आना स्टार्ट होती हैं। तो एकदम से प्लेन तो आएगा नहीं, बीच में जो पोर्शन होगा प्लेन और माउंटेन्स के बीच में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले क्या वर्टिकल इरोजन हो रहा था, आप देखें तो यहाँ पे लेटरल इरोजन, मैच्योरिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटरल इरोजन जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होता है लेटरल इरोजन में, वाइडनिंग जो है वो जो नदियाँ हैं वो वाइड होती हैं गहरी होने के बजाय, क्योंकि जो सरफेस है वो आपका जेंटल होता है, यहाँ पे वो वाइड हो जाती हैं, लेटरल इरोजन होता है, इस तरफ होगा इरोजन। तो नदियों की जो विड्थ इंक्रीज होती है, तो फिर यहाँ पे यू शेप्ड वैली, राइट। यहाँ आप देख रहे होंगे वी का शेप का बन रहा था वैली, यहाँ पे यू शेप्ड की बन रही, देखिए आप यू शेप्ड की बन रही है यहाँ पे, राइट। तो यू शेप्ड की वैली यहाँ पे बनेगी, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वैलीज़ बनेगी, और नदियों की जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्लोप है वो कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से, तो जेंटलर स्लोप हो रहा है अब आगे को, तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी नदी की कम हो जाएगी, वी शेप्ड वैलीज़ यहाँ पे बनेगी। फिर चौथी स्टेज में जो ओल्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है नदियाँ और भी ज़्यादा जो है इरोजन, लेटरल इरोजन और भी ज़्यादा हो जाता है डोमिनेंट, और फिर जो है जो आपका जो प्लेन एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे उसके बाद जो है वो मोनोडोनाक जिसको कहते हैं, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं वो बच जाते हैं कॉनिकल शेप के, तो इनको मोनोडोनाक कहते हैं, ये बनते हैं। और बाद में इरोजन होते होते जो है ये पूरा का पूरा एरिया प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि पैनी प्लेन जो है कहा, जो आपके विलियम मॉरिस डेविस है इन्होंने, राइट। सो यही था इसमें।
सो हम मूव करते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, राइट। अभी तो मैंने जो आपको बताया वो ओवरव्यू था, लेकिन अब हम एक एक स्टेज को, यूथफुल स्टेज को, मैच्योर स्टेज को और ओल्ड स्टेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू यूथफुल स्टेज, जो कि पहला स्टेज है आपका। सो इरोजन यहाँ पे स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास। तो आप यहाँ देखिए यूथफुल स्टेज में माउंटेन्स में होंगी नदियाँ, राइट, वहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अपलिफ्टमेंट हो गया माउंटेन का फॉर एग्जांपल, उसके बाद जाके इरोजन स्टार्ट होता है, ऐसा डेविस का मानना है। जो टॉप सरफेस है सबमिट का, राइट, ये वाला जो पोर्शन है सबमिट का, यहाँ पे जो आपका वाटर है, जो कि मैंने आपको बताया इरोजन इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि नदियाँ छोटी होती हैं और काफ़ी दूर दूर होती हैं, वाइडली स्पेस्ड होती हैं। स्मॉल जो रिवर है फिर एक दूसरे के साथ, जैसे पहले तो दूर होंगी, जैसे नीचे नीचे आएंगी तो इकट्ठे आएंगी, हेडवर्ड इरोजन, राइट। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, इकट्ठे होंगी जैसे, और उसको कहते हैं स्ट्रीम लेंथनिंग। तो जैसे आप देखते हो गंगा में भी जब गंगा निकलती है तो गंगोत्री के रूप में निकलेगी, बहुत सारी नदियाँ आएंगी। फिर आपकी यमुना आती है, आपकी जो राम गंगा है, एंड फिर आपकी जो अदर घाघरा है, गोमती है, इस तरह की जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो उसको ज्वाइन करते जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है गंगा का जो है ज़्यादा होता जाएगा और गंगा जो है लंबी होती जाएगी, राइट। फिर आपके यहाँ से बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, जो छोटी छोटी जो रिवर्स हैं आपस में मिलती हैं और एक लंबी नदी का निर्माण करती हैं। तो जो एक लंबी नदी होती है उसके क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्लोप जो है काफ़ी स्टीप होता है, तो जो पानी का भाव है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी रिवर की ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे ये वर्टिकल इरोजन फेस करती है, जिसमें कि ये वी शेप्ड वैली बनाती हैं, जिसमें आपकी गॉर्जेस और कैनियन आपको पता है कि जो नदियाँ बनाती हैं वैलीज़ के ये नाम है गॉर्जेस एंड कैनियन। गॉर्जेस काफ़ी ज़्यादा डीप होती है एज़ कम्पेयर टू कैनियन। तो ये फिर इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स है वो बनाती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, अर्ली मैच्योर स्टेज इज़ मार्क्ड विद लेटरल इरोजन। अब जो इरोजन है वो वर्टिकल ना होके लेटरल हो रहा है, राइट। इस तरह से आपको हो गई, साइड को होता है, पहले तो इस तरह से हो रहा था ना इस तरह से। वर्टिकल इरोजनल वैली डीपनिंग इज रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूस इन स्टीप ग्रेडियंट। अब जैसे ही ये प्लेन की तरफ आती है नदियाँ, तो आपके जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है ना। आप प्लेन एरिया में देखोगे तो ढालियाँ उतनी ऊंची नहीं होती जितनी कि माउंटेन एरिया में आपको देखने को मिलेंगी स्टीप स्लोप। तो यहाँ पे जो है वो जेंटल स्लोप होता है। The summit of water divided also eroded and hence there is marked fall in upper curve. अब इसमें क्या होता है, जो समिट है आप देखोगे कितना छोटा है, राइट। अब इसका भी इरोजन हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होता है, राइट, और जेंटल है स्लोप, इस वजह से आपके अपर कर्व जो है वो भी रोड हो जाता है। जो एब्सोल्यूट रिलीफ है, एब्सोल्यूट रिलीफ का मतलब है कि एग्जैक्ट जो हाइट है जोग्राफिकल एरिया की सी लेवल से वो डिक्रीज़ होती है, और जो रिलेटिव रिलीफ है, रिलेटिव रिलीफ का मतलब होता है हाइट, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस, उसको रिलेटिव रिलीफ कहते हैं। तो वो भी कम हो जाता है, राइट। और जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है रिवर की वो भी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? लेटरल इरोजन हो रहा है ना यहाँ पे। देखो प्लेन एरिया में अब आप देखोगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी मटेरियल, क्योंकि इसकी जो गति है, स्पीड है, वो कम हो जाती है ना जेंटल एरिया में। वही अगर आप स्टीप स्लोप में देखोगे तो जो है नदियाँ जो है बिल्कुल उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्लोप की वजह से ग्रेविटी भी हेल्प करता है, तो मटेरियल अपने साथ इजीली जो है वो ले जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि जेंटल होता है स्लोप आपका, तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी जो है डिक्रीज़ हो जाती है, यू शेप जो है वैली यहाँ पे बनती है। चलिए मैं आपको एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो एब्सोल्यूट रिलीफ है आपका, वो ये बताएगा कि जो ये माउंटेन है इसकी हाइट सी लेवल से कितनी है, वो एब्सोल्यूट जो है रिलीफ है। मानो कि 5000 है,
इसकी हाइट जो है सी लेवल से, तो इसका जो एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो 5000 होगा, राइट। फिर बात आती है रिलेटिव रिलीफ की, राइट। मानो यहाँ पे अभी मैंने जैसे कहा कि हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे माउंटेन्स मान लेते हैं, इसकी हाइट जो है वो 5000 है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप नीचे देखोगे तो ये वाला पोर्शन है, मानो यहाँ पे ये प्लेन एरिया है, इसकी हाइट सी लेवल से 3000 है, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, माउंटेन वाला 5000, और जो लोएस्ट है मानो वो 3000। जब इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, 2000। सो ये जो 2000 जो है, ये जो डिफरेंस आया हाईएस्ट पॉइंट के बीच में और लोएस्ट पॉइंट के बीच में फ्रॉम सी लेवल, उसको हम कहेंगे इस 2000 को रिलेटिव रिलीफ। ओके, होप यू गॉट इट। नाउ कमिंग टू ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, लेटरल इरोजन, वैली वाइडनिंग काफ़ी एक्टिव हो जाता है, वैली जो है आपकी वाइड होती चली जाती है इस तरह से, और इरोजन, लेटरल इरोजन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इरोजन रेट डिक्रीज इन एब्सोल्यूट हाइट एंड वैली बिकम ऑलमोस्ट फ्लैट विद कॉन्केव वैली साइड स्लोप। ओके, सो इरोजन रेट है वो काफ़ी डिक्रीज़ कर देता है आपकी हाइट को। जैसे आप प्लेन में देखोगे, आप मुंबई में देखोगे, तो जो आपका जो बीच है, बीच के साथ जो एरिया है बिल्कुल वो प्लेन एरिया होगा एक साथ ही, और वहीं जो है समुंदर है आपका, राइट, वहीं आपके जो ओशन है। या फिर कई जगह आप देखोगे माउंटेन एरिया में भी ऐसा होता है, जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ का जो आसपास एरिया होता है वो काफ़ी प्लेन होता है कई जगहों में ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आप देखोगे तो प्लेन ही होता है, राइट, प्लेन ही होता है आसपास वाला एरिया। तो वो ये दिखाता है कि जो एब्सोल्यूट हाइट है अब वो डिक्रीज़ हो गई है आपकी, और जो वैली वहाँ पे बनती है कॉनकेव शेप, और यहाँ पे मोनोडोनाक छोटे छोटे कॉनकेव शेप के जो है सेडिमेंट्स या फीचर जो है ये लास्ट में बचते हैं, जिनको कि मोनोडोनाक कहते हैं। और लास्ट में फिर जो एंटायर लैंडस्केप है वो एक प्लेन एरिया में जो है कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से मोनोडोनाक के बाद, जिसको कि पेनी प्लेन जो है वो डेविस ने कहा। तो यही है आपका साइकिल। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेविस मॉडल। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें क्या है कि काफ़ी सिंपल है, एप्लीकेबल भी है। जैसे कि हम आज भी मतलब इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब नदियाँ अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं तो उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, मैच्योर स्टेज में कम हो जाती हैं, और फिर जो कुछ लैंडफॉर्म फीचर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने ये भी बात करी थी कि जो आपको जो ओल्ड स्टेज में मियंडर्स भी बनाती हैं नदियाँ, राइट, वो मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करना भूल गई। तो मियंडर्स हम आज भी देखते हैं, फ्लूवियल जो लैंडफॉर्म्स में मियंडर्स बनते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है मॉडल, एप्लीकेबल है आज भी, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, है ना, फील्ड ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है ये मॉडल, और डिटेल है, गुड स्टेप है ये एक लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जो है किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस के अंदर वो जाते हैं, जोग्राफिकल साइकिल के अंदर ये अच्छा जो है स्टेप था आपके डेविस का। कमिंग टू नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल। नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या है कि एक तो अपलिफ्टमेंट वाला जो केस उन्होंने बताया वो एक्सेप्टेबल सा नहीं है, राइट। जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप है कि भाई अपलिफ्टमेंट पहले होगा, ऑफ कोर्स पहले होगा, लेकिन इन्होंने बताया कि अपलिफ्टमेंट होगा फिर उसके बाद जाके इरोजन होगा। अब जो इरोजन है वो अपलिफ्टमेंट के रुकने का इंतज़ार थोड़ी ना करेगा, इजंट इट। जैसे इन्होंने सेकंड में बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन इज़ एरोनियस। ऐसा तो नहीं होता। आप आज देखते हैं जैसे हिमालयस है, हम देखते हैं कि आज भी उनकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, राइट। अब जो नदियाँ हैं हिमालयस की, वो क्या वेट करेंगे कि हम माउंटेन्स को तब इरोड करेंगे जब हिमालय अपना पूरा हाइट अटेन कर लेगा? ऐसा नहीं है ना। हाइट आज भी जो है इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इरोजन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती है, इरोजन भी और अपलिफ्टमेंट भी। तो इन्होंने कहा कि भाई अपलिफ्टमेंट पहले कंप्लीट होगा फिर इरोजन होगा, तो ये थोड़ा सा मतलब अनएक्सेप्टेबल है। देन ओवर एम्फेसिस ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू पेंक का ये मानना था कि डेविस ने अननेसेसरी टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फिर कुछ स्कॉलर और थे जैसे एन स्टॉलर, जेटी हैग, आरजी कोडली, इन्होंने जो है हिस्टोरिकल अप्रोच, जो एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स जो आपके डेविस ने जिसको सपोर्ट किया,
कि इस फेज़ में जाता है जो आपका लैंड फॉर्म्स है, पर्टिकुलर लैंड फॉर्म, तो इसको जो है इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि बैलेंस होना चाहिए आपके अर्थ सरफेस पे, राइट। कि अगर कहीं इरोजन हो रहा है तो कहीं डेपोजिशन हो रहा है, तो ये उस वाली थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। कहीं इरोजन हो रहा है, कहीं डेपोजिशन हो रहा है, इसका मतलब यही है कि इरोजन और जो डेपोजिशन है वो साइड मतलब साइमल्टेनियसली चलते हैं। बट इन्होंने क्या बताया कि पहले या अपलिफ्टमेंट होगा फिर जाके जो इरोजन होगा। तो इसलिए ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम वाले जो साइंटिस्ट हैं ये इसको रिजेक्ट करते हैं, इसकी इस थ्योरी को, राइट। होप कि यू गॉट इट। तो एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं दोबारा कि हमने क्या क्या देखा। तो एवरीवन, फर्स्ट वी सॉ द इंट्रोडक्शन, विलियम मॉरिस डेविस अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, इसको याद रखिए। सम टाइम इट वाज बीइंग आस्क्ड कि जो विलियम मॉरिस डेविस हैं वो कहाँ के स्कॉलर हैं, तो अमेरिका के हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन दिया 1899 में। हालांकि 1888 के अराउंड इन्होंने अपनी एक ऐसे में इसको दे दिया था, बट पब्लिश एंड ऑल जब ये सही में आया एज अ फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन 1899 में। देन जोग्राफिकल साइकिल हमने देखा कि जो एक टाइम पीरियड होता है लैंडफॉर्म के अपलिफ्टमेंट से लेकर, और जो प्रोसेस इसमें वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो जाता है, और लास्ट में जब पेनी प्लान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पूरे साइकिल को हम जोग्राफिकल साइकिल कहते हैं। ट्रायोस ऑफ डेविस की जब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। देन कमिंग टू दो तरह की हमारी फोर्सेस, एंड्रोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। सो यस, जब जो ये अपलिफ्टमेंट हुआ ना ऊपर लैंडफॉर्म, तो एंड्रोजेनेटिक फोर्स ने ही काम किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है यूथफुल स्टेज में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इरोजन है पहले कंप्लीट होगा, अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होगा, फिर इरोजन होगा, और फिर हमारी कुछ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बनते हैं, जैसे वी शेप्ड वैली, गॉर्ज एंड कैनियंस यहाँ पे बनती हैं। और फिर आपके मैच्योर स्टेज में क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट रिलीफ है एंड रिलेटिव रिलीफ है, ये दोनों डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, क्यों, इरोजन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, नदी की स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है और जेंटल हो जाती है, स्लोप, और यू शेप्ड वैलीज़ यहाँ पे बनती हैं। देन ओल्ड स्टेज में जो है वो हमारे लेटरल इरोजन काफ़ी डोमिनेंट हो जाता है, वाइडनिंग बिकम्स वेरी एक्टिव, और जो मोनोडोनाक है वो लास्ट में जो है वो बनते हैं, जो फीचर्स होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपके ये जो पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है वो पेनी प्लान में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे डेविस के मॉडल के, लाइक ये जो थ्योरी है, मॉडल है, काफ़ी सिंपल है, एप्लीकेबल है, केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इन अ जोग्राफिकल साइकिल। और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमने देखे डेविस के, कि इन्होंने कहा बहुत ही जो इनका रिजेक्टेड जो पॉइंट है वो ये है कि अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होगा फिर जाके इरोजन स्टार्ट होगा। दूसरा, पैंक ने ये बताया कि ओवर एम्फेसिस इन्होंने दिया है टाइम पे। और तीसरा, जो आपके जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स है, इसको रिजेक्ट किया है आपके तीन महान स्कॉलर ने, स्टॉलर एंड हैक एंड कॉर्ले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड अबाउट डेविस साइकिल। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। So if you got the concept, let me know in the comment section and do share with your friends as well. Thanks for watching. Bye and take care.